नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। भाभी पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं एमडी और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटी से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही आगे हमारे साथ दीपक पारिक होंगे जिनसे हम पल्सेस मार्केट का हाल जानेंगे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है, कल की तेज़ गिरावट के बाद आज उम्मीद हो रही थी कि थोड़ी रिकवरी लौटेगी, खासकर गोल्ड से तो लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन फिर से दबाव दिख रहा है। क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में गोल्ड और सिल्वर में? केडिया जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। आपके ऑडियो में शायद कुछ दिक्कत हो रही है, दोबारा आपको मैं कनेक्ट करूंगा। यही सवाल भाविक आपसे, क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में? आज भी यहां पर दबाव भी दिख रहा है, गोल्ड भी कमज़ोर है, चांदी भी की भी गिरावट अब बढ़ी है, और कल 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखी, आज भी दबाव है। आगे कैसा दिख रहा है मार्केट गोल्ड और सिल्वर का? देखिए, आई थिंक दो बड़े इम्पैक्ट आए हैं गोल्ड और सिल्वर में। तो सबसे पहले अपने देखा कि जो येन का जो कैरी ट्रेड है वो अनबाइंड हो रहा है, तो जिसकी वजह से सारे एसेट क्लास में हमने मंदी देखने को मिली है। और दूसरा अगर देखें तो रिसेशन का फियर्स है। अभी सबको लग रहा है कि फेड जो है वो बिहाइंड द कर्व है, और आगे जाके शायद रिसेशन हो सकता है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2 साल से ज़्यादा आ चुका है। और हम मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी देखें तो काफ़ी वीक। तो आई थिंक एक पैनिक मोड है कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग भी आ सकती है, बट अभी फिलहाल मार्केट एक पैनिक में है कि जहाँ पे सारे एसेट क्लास जो भी हो सब में हमने बिकवाली देखने को मिली है। बट मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाके एटलीस्ट गोल्ड में ज्यादा करेक्शन हो सकता है। आई थिंक ये सारे सेल ऑफ के वजह से ही थोड़ा बहुत दिख रहा है कि जहाँ पे काफी लोगों को इक्विटी में लॉस हो रहा है, तो वो लोग गोल्ड में जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है वो स्क्वायर करके इक्विटी की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। आज के दिन आई थिंक गोल्ड में मुझे अभी भी लग रहा है कि 68,900 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। बट चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में मुझे लग रहा है कि ये जो सेल ऑफ है शायद कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट क्योंकि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी वीक है यूएस की और यूरोप की। तो उसकी वजह से बेस मेटल्स और चांदी दोनों में मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो चांदी में इंट्राडे मुझे लग रहा है कि थोड़ी भी उछाल मिलती है अराउंड 80,000, तो बेच के चल सकते हैं 79,300 से 79,000 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 80,500 का। सोने में एक बार यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 68,900 के स्टिक स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 69,550 का। यानी आपको लग रहा है कि गोल्ड तेज रहेगा यहाँ से, और चांदी पर दबाव बढ़ सकता है, चांदी फिर से और नीचे आ सकती है, ये आपकी राय है। दिव्या, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? मॉर्निंग युष्मान जी। कल के सेशन में हमने देखा कि हमने अक्रॉस द एसेट क्लास हमें सेल ऑफ देखने मिला, बीट इक्विटी मार्केट या कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट में भी मोटा मोटी जो बेस मेटल है उसमें ज्यादा सेल ऑफ देखने मिला, और साथ में चांदी के अंदर, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमने देखा कि चाइना के अंदर जो डिमांड कंसर्न हो तो ऑलरेडी बना हुआ है, और साथ में येन कैरी ट्रेड का जो हमें इम्पैक्ट देखने मिला, तो उसके वजह से सेल ऑफ है तो ज्यादा ही हो गया। पर एज ऑफ नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सोने के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसने भी रैली मिस की थी तो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोअर लेवल बाय करने के लिए। जैसे कि हमने एक्सपेक्टेशन है कि जो फेड है रेट कट करने वाला है नेक्स्ट मंथ में ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट का, और साथ ही साथ यूएस की रिसेशन की भी बात चल रही है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है सोने के लिए एक पॉजिटिव रहेंगे आगे जाके। तो इंट्राडे के लिए मेरा व्यू सोने में बाय ऑन डिप्स का रहेगा, 69,000 के करीब जो है वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 68,850 का रखे, और टारगेट ऊपर में 69,250 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल मेटल में जो सेल ऑफ देखने मिला तो उसका इम्पैक्ट हमें चांदी में भी देखने मिला। पर जो सेफ हेवन बाइंग है वो चांदी पे लोअर लेवल पे आ सकती है, क्योंकि जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है 78,000 का, तो प्राइजेस जो है वहां से ये एक रिटेस्ट कल हमें देखने मिला था, पर आज वापस से वही लेवल पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए हम चांदी में ट्रेड ले सकते हैं, 78,600 के करीब बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 78,000 का रखे, और टारगेट ऊपर में 79,400 का मेंटेन करके चले। तो ये व्यू आपकी तरफ से आ रही है, आप दोनों में यहाँ पे खरीदारी की सलाह दें। दिव्या को लगता है कि चांदी खरीदे, लेकिन
करंट लेवल पे ना खरीदे, डिप में खरीदे। 78,600 रुपये के आसपास अगर चांदी दिखे वहाँ पे खरीदे। टारगेट 79,400 का है। केडिया जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? विजय जी, कल का दिन काफी बड़ा था। अगर हम ग्लोबल कैपिटल मार्केट की बात करें, कल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमको ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि हमने 5-5, 6-6 इवेंट ऐसे देखे। चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात कर ले, चाहे यूएस के रिसेशन के नंबर्स के जो कंफर्मेशन हमको शुक्रवार को मिला। इनफैक्ट आज भी अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी 0.5 के रेट कट की बनने लगे, और कुछ जगह पे तो अपडेट आ रहा है कि 0.5 के 2 रेट कट हम सितंबर और नवंबर में देख पाएंगे। वहीं जापान से जो हैवॉक हुआ उसकी वजह से ऑल एसेट क्लास में गिरावट देखा, जिसके चलते हमने पूरे ही कमोडिटी मार्केट में या करेंसी मार्केट में बड़ा फॉल देखा है। जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है। मुझे भी लगता है कि करंट लेवल से शॉर्ट नहीं कीजिए। इंट्राडे में ठीक है, आप 100-200 पॉइंट के लिए ऊपर नीचे कर लीजिए, बट ध्यान रखिए कोविड का पीरियड। कोविड के पीरियड में भी जब हमने पैंडेमिक के बाद देखा था कि इक्विटी क्रैश हो गई थी, तो सोने में भी जो लॉसेस जो इक्विटी में था उसको सही करने के लिए सोने और चांदी में भी टेम्पररी फॉल बैक आया था, बट उसके बाद एक बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगता है जिस ढंग से 0.5 का या उसके बियॉन्ड का रेट कट का कंफर्मेशन है, साथ में हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में जो इरोजन स्टार्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं सोने को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन मौका देता है। हाँ, हो सकता है आज कल 2 दिन 3 दिन हम देखेंगे मार्केट में सीवियर वॉलिटिलिटी रहेगी, बट करंट लेवल से इंट्राडे के लिहाज से हो सकता है वॉलिटिलिटी मिलती रहे, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी सोचना जरूरी है। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए। 69,100 के ऊपर जाने पे हम गोल्ड को बाय करेंगे 69,600 के टारगेट के लिए। हाँ, चांदी एज कंपेयर टू बाकी मेटल में थोड़ी सी कमजोरी इसलिए भी क्योंकि चाइना से कोई भी एक प्रॉपर अपडेट्स नहीं आ रही, डिस्पाइट रेट कट या बाकी चीजें के स्टेप इन होने के बावजूद, जिसके चलते चांदी थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है। बट इधर भी मुझे लगता है करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। 79,200 के ऊपर अच्छे से होल्ड हो तो बाय करके चलिए। 80,800 से 81,000 तक का लेवल मिलेगा। करंट लेवल से थोड़ा थोड़ा करके जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है, वहां पे जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं, वैसे ही सोने चांदी के अंदर भी आप एसआईपी के तौर पे थोड़ा थोड़ा बाई करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी एडजस्टमेंट के बाद गिरावट देखा, बट हमने वापस एक रिकवरी देख ली, तो ऐसे मौके आगे भी बनेंगे। करंट लेवल पे वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी मार्केट में। लग रहा है कि वॉलिटिलिटी रहेगी, तो आप एसआईपी के जरिए यहाँ पर धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। ये भी अच्छी राय है। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी लंबी गिरावट के बाद अब धीरे धीरे अब आज यहाँ पर खरीदारी दिख रही है। $77 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। केरिया जी, क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो रहा है? क्या अब भाव यहाँ से तेज हो सकते हैं क्या? देखिए मुझे कच्चे तेल में भी अगर हम देखें तो ईस्ट और वेस्ट, हम बोलते हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट चल रहा है, क्योंकि एक तरफ हम जब ईस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं डिमांड डिटोरेशन है, और कहीं पे भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं या इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे। कल हमने लीबिया से जो प्रोडक्शन कट का न्यूज देखा था, जिसके बाद कच्चे तेल को तुरंत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और WTI 74 के पास, और ब्रेंट में भी हमने अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी। इसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट ने बिल्कुल 6,000 के लेवल को बिल्कुल रेस्पेक्ट देके जंप आते हुए दिखा। देखिए मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि डिमांड नहीं है तो मार्केट में गिरावट है, बट वहीं हम मिडिल ईस्ट का जो कंसर्न है ये प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के जरिए 6200 का कॉल लेके चलिए। 150 रुपए में जो 250 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 6170 के करीब मिले लेके चलिए। 6080 तक का स्टॉप लॉस, 6100 से 6080 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन और प्रोडक्शन कट ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जो इंपैक्ट देंगे, जो 6300 तक का लेवल दिखा देंगे। और लास्ट, यूएस के अंदर हरिकेन डेली वापस एक्टिव हुआ है, दूसरा हरिकेन है, जिसके चलते आने वाले 2-3 दिन काफी क्रूशियल होने वाले हैं नेचुरल गैस के लिए भी और तेल के लिए भी। तो नेचुरल गैस और कच्चे तेल दोनों में आपको तेजी यहाँ से दिख रही है। आप बताइए दिव्या गगलानी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? आपको भी लग रहा है यहाँ से तेजी, या आप मंदी की संभावना आपको ज्यादा दिख रही है? पर मैं कच्चे तेल की बात करूँ तो कल हमने देखा कि नाइमेक्स ट्वेल्व में ऑलमोस्ट 2 मंथ का लो टच किया बिकॉज ऑफ द ग्लोबल जो सेल ऑफ था। और हमने देखा कि एक रिकवरी भी देखने मिली, जैसे कि खेड़े जी ने कहा कि जो लीबियन का जो प्रोडक्शन कट का एक न्यूज आया वहाँ पे बिगेस्ट ऑयल फील्ड में, और साथ ही साथ जो जियोपोलिटिकल टेंशन था। तो अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूँ कच्चे तेल में तो टेक्निकली नेगेटिव है, और साथ ही साथ जो फंडामेंटली है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि चाइना जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। तो जब तक वहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता, वहां के डेटा इंप्रूव नहीं होता, तब तक मेरा व्यू जो कच्चे तेल में सेल ऑन प्राइस का ही रहेगा। इंट्राडे के लिए हम 6300 जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चले 160 रुपीज पे, स्टॉप लॉस हम 130 का रखे, और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करके चले।
यानी आपको लग रहा है कि फुट यहाँ पे खरीदना चाहिए 6300 के स्ट्राइक की। आप भाभी क्या मानते हैं, क्रूड में किस तरह की चाल आगे रहेगी क्रूड की? आई थिंक माइल्डली मुझे स्लाइड और बुलिश लग रहा है। एक से दो फैक्टर्स है, जैसे केडिया जी ने भी बताया कि लीबिया में जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है, जो 300,000 बैरल्स पर डे का आउटपुट दे रहा है, वो ऑफलाइन हो गया है। दूसरा जो हीरेकन है, वो एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे और सैटरडे लैंडफॉल होगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मुझे लग रहा है पॉजिटिव होगा। तीसरा ये है कि सऊदी अरेबिया ने जो एशिया को क्रूड दे रहा है, वो 20 सेंट्स पर बैरल के प्राइसेस बढ़ाए हैं। हालांकि अभी अगर देखें तो डिमांड कम है, फिर भी सऊदी अरेबिया ने प्राइस बढ़ाया है, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि आगे जाके आई थिंक एशिया में डिमांड पॉजिटिव हो सकती है। तो उसकी वजह से हमने कल भी देखा कि 6025 से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो है वो तो है, बट मार्केट अभी आई थिंक पूरा इग्नोर कर रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े बढ़ते तो शायद प्रीमियम भी बिल्डअप हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा डिप मिलता है, एक बार बाय कर सकते हैं अराउंड 6180 का टारगेट रख सकते हैं, 6280 का स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे 6120 का। आपको लग रहा है कि यहाँ पर तेजी आपको भी दिख रही है केडिया जी की तरह। नेचुरल गैस किस तरह की चाल यहाँ से रहेगी दिव्या गगलानी? नेचुरल गैस की बात करूँ तो डिमांड कंसर्न की वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है हायर लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं और हमें वीक ऑन वीक बेसिस पे एक फॉल ही देखने मिल रहा है। पर अभी टेक्निकली देखूँ तो 160 लेवल से प्राइसेस ने मल्टीपल सपोर्ट लिया और वहां से एक रिकवरी देखने मिल रही है। तो एक्सपेक्टेशन जब तक 160 का लेवल इंटैक्ट है लोअर लेवल पे, तो शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए मेरा कॉल है खाली 160 का जो कॉल ऑप्शन है वो 12 रुपीज के अराउंड बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 9 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 16 का रखे। ओके, तो कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। भाविक, आपको क्या लगता है, तेजी दिख रही है नेचुरल गैस में? आई थिंक इंट्राडे यस, क्योंकि जैसे दिव्या जी ने भी बताया कि 160 155 का एक जो सपोर्ट जोन है, वहां से बार बार हमने देखा है कि थोड़ा बहुत बाउंस हो रहा है। हालांकि फंडामेंटल्स अगर देखें तो काफी वीक है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि टेक्निकली यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है 170 से 175 के करीब तक। तो फ्यूचर में यहाँ से ही मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 160 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर का रहेगा 171 का। चलिए मेटल्स की चाल देखते हैं। मेटल्स आज फिर से काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। जिंक, लेड सब 1.25 से 1.5% कमज़ोर है। कॉपर और एल्युमिनियम में भी करीब 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। 770 के नीचे अब कॉपर आ चुका है, 209 के आसपास एल्युमिनियम फिसल चुका है और 244 रुपये के करीब जिंक और लेड 179 रुपये पे। तो गिरावट और बढ़ती जा रही है। केडिया जी, मेटल्स की चाल किस तरह की दिख रही है आगे? आज कहीं शॉर्ट में मौके हैं क्या? देखिए विष्णु जी, अगर हम पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो हमने देखा था कि कॉपर में जो तेजी बनी थी 21 मई को हमने प्राइजेस को करीबन 945 का हाई लगते हुए देखा और 945 से कंटिन्यू गिरावट देखिए आज 770 का लेवल देखा है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखे हूं तो आरएसआई सीवियरली ओवरसोल्ड में, मैकडी ओवरसोल्ड में है, वॉलिटिलिटी अपनी चरम पे है। चाइना रेट कट कर चुका है, बट अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन सबको देखते हुए टेक्निकल चार्ट्स पे तो हम देख रहे हैं, कल भी हमने लोअर लेवल पे जाते हुए देखा बट रिकवरी बन गई है। तो करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इस वॉलिटिलिटी को देखते हुए मुझे लगता है पोजीशन थोड़ी सी कम रखना चाहिए बेस मेटल में एटलीस्ट अगले 2 दिन तक। बट हाँ, अगर हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज दिन के सेशन में थोड़ा सा दबाव रह सकता है, बट इवनिंग सेशन में मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बन सकती है, जहां पे 770 के ऊपर स्टेबल होने पे लेके चलिए, 765 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है, 780 तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक के ऊपर भी नजर रखिए, क्योंकि रिसेंटली हमने बड़ा फॉल जरूर देखा है, बट कहीं ना कहीं हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट में, खास करके चाइना एमजीएम करके जो माइन है, यहाँ पे प्रोडक्शन में कमी रहने की उम्मीद है, जिसका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो है वो कल के सेशन में बनता हुआ दिखाई दिया है, उसकी वजह से मार्केट कोई बड़ा अपलिफ्ट नहीं कर रहा है। बट 244 आई थिंक इज गुड टू बाय। 248 249 तक का जब मिल जाएगा तो थोड़ा सा संभल के काम कीजिए बेस मेटल में अगले 2-3 दिन। एक बार इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल होने लग जाएगी तो बेस मेटल में रिकवरी अच्छी आएगी, बट टेक्निकल काउंट पे अगर हम देखें तो सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुके हैं सारे बेस मेटल। तो कॉपर और जिंक यहाँ पर आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 249 का टारगेट है जिंक का और 780 रुपये का टारगेट है कॉपर का, और एल्युमिनियम का टारगेट आपका है 212 रुपये का। यहाँ पर खरीदारी की सलाह तीनों ही मेटल्स में आ रही है। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है? आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल में मेरा टॉपिक कॉपर पे रहेगा। अगर हम लास्ट वीक के डेटा पे देखें तो जो भी यूएस का मेजर इकोनॉमिक डेटा आया था, नॉन फार्म पेरोल और मैन्युफैक्चरिंग डेटा, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस में काइंड ऑफ एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है।
और साथ ही साथ चाइना के अंदर कोई मेजर स्टिमुलस अनाउंस हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से हमें एक सेल ऑफ कंटिन्यू बेसिस पे देखने मिल रहा है। तो जब तक टेक्निकली 800 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर, तब तक कॉपर में मेरा सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा। इंट्राडे के लिए हम 776 के करीब बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 780 का रखें और टारगेट नीचे में 771 का मेंटेन करके चले। ओके, यानी आपको लगता है कि यहाँ पर बेचकर जाए 776 पे बेचे, 780 का स्टॉप लॉस और 771 रुपए का टारगेट आपकी तरफ से आ रहा है। आप बताइए, आपकी राय क्या है भाविक? आप कॉपर पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? जी, मेरा भी कॉल दिव्या जी जैसा वेरी सिमिलर ही है। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट जो फंडामेंटल तो काफ़ी वीक है, यूएस के अगर डेटा देखे मैन्युफैक्चरिंग वीक है, चाइना का भी वीक है और कहीं से भी कोई स्टिमुलस या डिमांड नहीं दिख रही है। इनफैक्ट शंघाई की इन्वेंट्री देखे तो काफ़ी बड़ी है, 2 साल के ज़्यादा है और एलएमई में भी इन्वेंट्री काफ़ी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से भी डिमांड आ सकती है। यस, टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट इसलिए हमने देखा है कि जो भी रिकवरी आती है काफ़ी वीक है और वापस से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो कॉपर मुझे भी 776 के करीब अगर मिलता है तो मैं 778 के टारगेट के लिए शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 781 का। तो ये सलाह मेटल्स को लेकर है। चलिए बढ़ लेते हैं पीली मटर की खबर। ये सोर्सेस से मिल रही है कि पीली मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। दिसंबर 2023 से पीले मटर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा है और उसकी जो मियाद 4 बार बढ़ाई जा चुकी है। 31 अक्टूबर 2024 तक पीली मटर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी गई है। लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार पीली मटर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है किसानों को बेहतर भाव दिलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से स्विंग हो रही है, पल्सेस की स्विंग इस बार अच्छी हुई है। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा उस समय भाव बेहतर मिले किसानों को बेहतर भाव मिले, इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि घरेलू बाजार में पीले मटर की डंपिंग बड़े स्केल पे हो रही है। चलिए, हमारे साथ दीपक पारिक है, फाउंडर है HNYV के। शुक्रिया सर, आप पल्सेस मार्केट को काफ़ी बारीकियों से समझते हैं। बताइए क्या हो रहा है, क्या सरकार ये फैसला ले सकती है क्या? लेकिन एक निगेटिव चीज़ ये है कि चने के दाम तेज़ी से बढ़े हैं। आप 73-50 के आसपास दिल्ली मंडी में कल चने का भाव था। जिस तरह से चने में तेजी आई है, सरकार क्या ये फैसला ले पाएगी क्या? नहीं, मुझे लगता है, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि सरकार अगर ये फैसला लेती है तो बहुत अच्छा फैसला है। सरकार ने इस पे काफी सोचा होगा ये फैसला लेने से पहले। जहां तक बात आ रही है चना और पीले मटर, अगर आप देखेंगे इन दोनों की प्राइस में कोरिलेशन रहता नहीं है। अगर आप लास्ट 2 साल का डेटा उठा के देखेंगे, इवन जब येलो पीस को जब ओपन भी किया है, उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कोरिलेशन है नहीं और जितना पीला मटर आना चाहिए था जिससे सब्स्टिट्यूशन हो सके चने का, इतना आ गया है। उसके बाद भी अगर येलो पीस की खपत नहीं बढ़ रही है, चने के सामने सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक उसमें सैचुरेशन आ गया है। जहां तक आपने बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसानों को क्या इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर अक्टूबर तक 30 अक्टूबर की जो उन्होंने लगाया है कि बीएल की डेट 30 तक होनी चाहिए, सो किसान के अंदर स्विंग के अंदर थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि अगर प्राइस कंटिन्यूअसली इतने लो रहे और अगर इनपुट ओपन दिखा और जितना डंपिंग हुआ, अगर आप देखेंगे करीब करीब 18 लाख टन का यहाँ पे माल डंप हो चुका है, उसमें से करीब करीब 12 लाख तो अभी भी अनयूज्ड है। सो किसान थोड़ा हतोत्साहित होंगे कि हमको उगाना चाहिए नहीं उगाना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर सरकार ड्यूटी लगाती है तो ये किसान के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि उनको हार्वेस्टिंग के टाइम अच्छे भाव मिलेंगे, तो शायद पीले मटर की स्विंग इंप्रूव हो जाए। अभी हमें जब इंटेंशन देखा फार्मर का, तो अगर आप देखेंगे पिछली बार से करीब करीब 60 से 70% फार्मर ही पीली मटर उगाने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसा कुछ फैसला लेती है तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा किसान है तो पीला मटर उगाने का सोचेंगे और ये पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा भारत के किसानों के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की तारीख के अंदर पीले मटर का जो भी फायदा लिया है वो कैनेडियन और रशियन फार्मर ने ज्यादा लिया है, हिंदुस्तान के फार्मर को इतना फायदा नहीं हुआ है। सो आगे जाके हमें देखना है कि हमारे किसानों को ज्यादा फायदा हो, यहाँ जाके बाहर के किसान को फायदा होना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारे फार्मर्स। हाँ, एक बात ये भी होती है कि अब जब लंबे समय तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं तो लोग आपकी ज़रूरत के बाद अब लोग उसकी स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं, जो कारोबारी होते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप ड्यूटी लगाएं और कर्व करें इंपोर्ट पर। अब दूसरा सवाल दालों के भाव को लेकर करते हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं दालों के भाव में? हालांकि तुअर उड़द में थोड़ी नरमी ज़रूर दिख रही है, लेकिन चने के दाम रिकॉर्ड स्तरों के पास है। क्या हो रहा है चने में ऐसा? देखिए, एक तो चने में शॉर्टेज, हम पहले से बोले थे शॉर्टेज है, और येलो पीस के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन के नंबर देखेंगे आप, करीब करीब 10% के आसपास सब्स्टिट्यूशन होता है, जो हो चुका है। तो अब मार्केट के अंदर ये है कि जो शॉर्टेज है और फेस्टिव सीजन दिख रहा है लोगों को आगे,
महाराष्ट्र के अंदर काफी कंजम्पशन होता है। अगर आप देखेंगे गणेश उत्सव के टाइम, तो गणेश उत्सव अभी 20-25 दिन के अंदर गणेश उत्सव आ जाएगा। तो लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि डिमांड है लेकिन शॉर्टेज है सप्लाई का। और दूसरा, अफ्रीका के अंदर अगर आप देखेंगे तंजानिया ने सारी की सारी पल्सेस को है ना ऑक्शन में डाल दिया है। उसके कारण जो तंजानिया से भी जो माल आता है उसमें भी डिले दिख रहा है, करीब करीब 3 से 4 हफ्तों का वहां पे डिले दिख रहा है। तो ये सारे सेंटीमेंट देखते हुए लग रहा है कि चने के अंदर थोड़ा सा एक संकट है। मुझे लगता है चने के लिए गवर्नमेंट को जो बीच में बात की थी, इसके अंदर आपको रशियन काबुली को ओपन करके लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो हमने ओपन किया है उसकी क्रॉप आएगी नवंबर तक, काफी लेट आएगी, तब तक यहाँ पे भाव काफी हाथ से निकल चुके होंगे। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि इस बार चने की बड़ा जेन्युइन शॉर्टेज है। और अभी तक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने जिस तरह से उड़द और तुअर के भाव को कंट्रोल में लेके आए हैं। चने के भाव को भी अगर कंट्रोल में लाना है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आपके पास सबसे बड़ा विकल्प है कि अगर आप काबुली के ऊपर जो 44% की ड्यूटी है, तो अगर आप ड्यूटी हटा देते हैं तो इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा। और ये मुझे लगता है कि ये सरकार अगर करती है तो ये एक सकारात्मक स्टेप होगा सरकार का। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला और पल्सेस मार्केट पर अपनी राय रखी। शुक्रिया केडिया जी आपका, दिव्या गगलानी और भाविक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और कमोडिटी मार्केट पर अपनी पूरी राय दी। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, ब्रेक के बाद